चलो चलो कोई बात नहीं। तो हम बातें कर रहे थे, अभी तो मैं वहां पे आया नहीं, हम बातें कर रहे थे जीवन चेक पॉइंट की। ये जीवन है हिंदी वाला जीवन, राइट। सो हाउ दिस इज एक्टिंग, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन एंड हाउ दे आर रेगुलेटिंग। इसका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमने अभी डिस्कस नहीं किया हुआ था। देयर आर G0 फेज एंड देन G1 फेज, ठीक है ना। अब ये सेल G0 फेज में है एंड देन सेल इज गोइंग इनटू द G1 फेज। ओके, G1 फेज की बात किस में जानी है? G1S एंड G2, ठीक है। S phase is the basic phase where there will be DNA replication is allowed. Okay, but there is a break point. What is this called as a? This is called as a check point. क्या कहते हैं इसको? चेक पॉइंट कहते हैं। चेक पॉइंट का मतलब this someone is controlling here, someone is controlling here, यहां से यहां पे जाने में someone is checking like पुलिस बैरियर, ठीक है। तो वो कौन है? तो पता चले यहाँ पे बेसिकली जो है वो दो चीजें हैं। एक तो है साइक्लिन डी, साइक्लिन डी, एंड साइक्लिन डी को एक्टिवेट करने वाला अनदर फैक्टर, एंड व्हाट इज द नेम? आरबी। कौन सा है? आरबी, ठीक है। आरबी कंट्रोल कर रहा है। तो आरबी इज काइंड ऑफ आरबी प्रोटीन, आरबी प्रोटीन इज देयर विच इज गोइंग टू फास्फोलेट साइक्लिन डी। आपको पता है कि साइक्लिन डी सिंगल अगर फास्फोलेशन होता है तो दिस बिकम एक्टिव। तो अगर साइक्लिन डी एक्टिवेट हुआ तो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर है आरबी जीन, आरबी प्रोटीन यहां भी है, न्यूक्लियस में ही है, राइट। एंड आरबी इज कॉल्ड एज द ट्यूमर सप्रेसर जीन, यानी ट्यूमर नहीं होगा। ट्यूमर सप्रेसर जीन मतलब अगर ये जिंदा है, टाइगर जिंदा है, तो कोई काम गड़बड़ नहीं होगा, यानी आरबी इफ एक्टिव, राइट। इफ आरबी इज एक्टिव मतलब अब आरबी के एक्टिवेशन की बात कर लो तो आरबी रिमेन्स इन टू स्टेट, आइदर इट इज फास्फोलेटेड और दिस इज अनफास्फोलेटेड। समझ में आ रही बात? तो अनफास्फोलेटेड, फास्फोलेटेड फॉर्म में अगर होगा, राइट, देन इट विल इनहिबिट, किस फेज को इनहिबिट करेगा? जीवन को, यानी G0 से सेल जीवन में नहीं जाएगी। कहां नहीं जाएगी? G0 से जीवन में सेल नहीं जाएगी इफ आरबी इज अनफास्फोरिलेटेड, राइट। एंड इफ दिस इज फास्फोरिलेटेड देन जीवन से जीवन में जाएगी, राइट, G0 से जीवन में। तो व्हाट इज हैपनिंग इन बिटवीन दिस? आरबी के फास्फोरिलेशन अनफास्फोरिलेशन से क्या हो रहा है? एक्चुअली दिस रेगुलेशन ऑकर एट द न्यूक्लियस लेवल। न्यूक्लियस में देयर इज ए जीन, एंड इफ सर्टेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉल्ड एज द E2F, अगर ये E2F यहां पे जाता है, बाइंड करता है, तब तो अदर जो साइक्लिन है, जो साइक्लिन डी डिपेंडेंट साइक्लिन कह सकते हो कि साइक्लिन डी अगर एक्टिव है, आरबी फास्फोलेटेड है, तो E2F आके बाइंड करेगा। कल कहाँ रह गए थे? आफरीन आए? यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, कल कहाँ रह गए थे? सर कल, जी सर मैं कल बहुत बिजी थी तो मैं क्लास नहीं कर पाई। बहुत जबरदस्त लेक्चर हुआ था। जी सर मैं रिकॉर्डिंग देखूंगी। हाँ, रिकॉर्डिंग का देखो ये फायदा है ना कि कभी अगर मिस हो गया है ना, कंट्रोल नहीं कर सकते कंडीशन को, तो बैकअप कॉपी है। यस सर। अब होता क्या है कि जो जैसे मैं नोट देता हूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता होता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, राइट।
मेरे पास 4-5 नोट होते हैं, तो वो जो पढ़ाता हूँ तो उस समय मुझे लगता है ये देना चाहिए देना चाहिए, तो यूनिक वीडियो बन जाती है। तो नोट से वो टोटल डिफरेंट होता है। तो चलो बात कर लेते हैं जीवन चेक पॉइंट की। कल ये बताया था कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन, हाउ द साइकिलिंग इज गोइंग, हाउ द सेल साइकिल इज गोइंग ऑन। तो कल कई बातें करी थी। थोड़ा सा रिकैप कर दीजिए। हाँ वही बता रहे हैं कि बताया था कि पहले भी बताया था कि सीडी के, रुक जाओ फिर मैं रिकैप ही कर देता हूँ पूरा, मुझे जल्दी हो भी जाएगा और आसानी से हो जाएगा। मुझे डिलीट करना पड़ेगा। देखो कल मैंने जैसे लिखा था वैसे स्लाइड में लिखा हुआ है, और ये स्लाइड अपलोड भी किया है मैंने। हमने कल स्टार्ट किया था कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन, इंटरफेस, देन माइटोसिस, देन साइटोकाइनेसिस। अब इसके बीच में यह है गैप फेज। गैप फेज का काम क्या है? यह गैप फेज। यहाँ पे अगर मान लो कोई कंडीशन आती है, यूवी रेज, एक्स रेज एंड एक्सट्रीम कंडीशन, तो सेल विल नॉट एंटर इनटू द एम फेज। तो क्यों नहीं एम फेज में जाएगी, कौन कंट्रोल करता है, ये चीजें हमने डिस्कस करी थी। तो हमने बताया था कि ये अगर एस फेज में जाना है तो डीएनए करेक्ट होना चाहिए। तो अगर डीएनए करेक्ट नहीं है देन इट शुड गो इनटू द डीएनए रिपेयर, ठीक है, और डीएनए रेप्लिकेशन होगा, देन एवरीथिंग इज ओके, तो एम फेज में जाएगी। अदरवाइज अगर म्यूटेशन है तो इमीडिएटली दिस विल बी चेक्ड बाय द RBP53 इन द न्यूक्लियस। वही अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसका डिटेल मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, क्योंकि अब हम कैंसर बायोलॉजी अचानक नहीं पढ़ा सकते। कैंसर बायोलॉजी स्टडी करने के लिए आपको क्या चाहिए? यू शुड हैव नॉलेज ऑफ TSG, ट्यूमर सप्रेसर जीन, ऑन्कोजीन, कंप्लीट सेल साइकिल, एपोप्टोसिस। इतना अगर मालूम रहेगा देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द कैंसर बायोलॉजी, क्योंकि कैंसर बायोलॉजी इज नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। तो हमने कल इतना बात करते हुए फिर बढ़ाया था कि ये डायग्राम है ना, एस फेज में तभी आएगा जब एवरीथिंग इज ओके। तो यहाँ पे सोचो नॉर्मल सेल लिया है, ये सेल साइकिल जा रही है G1 S G2 M। तो सब जगह ओके ओके क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे ओके है G0 से, नॉर्मल से तो G0 फेज में है, तो ये आ रही है G1 फेज में, ठीक है। तो अभी हम वही बात कर रहे थे कि इस लेवल की बात कर रहे थे कि G0 से G1 में कौन कंट्रोल करता है। तो दिस वाज फाइंड आउट दैट कि यहाँ पे साइक्लिन डी है। यहाँ पे कौन है? साइक्लिन डी। साइक्लिन डी का रोल है कि अगर ये फास्फोरिलेट हुआ, एक फास्फोरिलेट हो गया तो एक्टिव, और 2 फास्फोरिलेट हुआ तो अर्चिका बोलो इनएक्टिव। देखो कितना बढ़िया पढ़ाया था कितना अच्छा पढ़ाया था कि याद है बच्चों को, है ना। तो यहाँ पे आरबी प्रोटीन जो होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, वहां से प्रोटीन बनता है। ये प्रोटीन फास्फोरिलेट करता है साइक्लिन डी। तो वही अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि सपोज आरबी 2 कंडीशन में हो सकता है, फास्फोरिलेटेड और अनफास्फोरिलेटेड। अगर हाँ आरबी अगर फास्फोरिलेटेड है तो ये साइक्लिन डी को भी फास्फोरिलेट करेगा, और साइक्लिन डी अगर फास्फोरिलेट करेगा तो ये क्या करेगा? ये एक्टिवेट करेगा ERB, मतलब फास्फोरिलेट करेगा ERB को। ERB this is a transcription factor, right, and this is phosphorylated by the RB, and cyclin D is responsible for activation of cyclin D and RB, both are responsible for ERB phosphorylation, and then they are entering inside the nucleus. अब यहाँ पे आके कौन बाइंड किया? ERB। ERB बाइंड किया तो बना क्या? साइक्लिन E, ठीक है, और एक साइक्लिन बना
साइक्लिन ए, राइट। तो बोथ अब ये बन गए। अचानक से तुम्हें लगता होगा ना कि कैसे हम बात कर रहे थे कि ये साइक्लिन यहाँ पे बढ़ गया, फिर ये साइक्लिन यहाँ पे बढ़ गया। तो दिस इज बिकॉज ऑफ चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स में जो बैठा है आरपी, अगर अब ये म्यूटेटेड हो जाए या अनफॉस्फोरिलेटेड हो जाए, तो ऑल दी साइक्लिन फॉर्मेशन विल बी स्टॉप। ऑल दी साइक्लिन फॉर्मेशन विल स्टॉप। हाँ सर, जैसे आपने कहा कि ERB यहाँ पे आने के बाद साइक्लिन E और A बनाएगा, बट ये सेल कैसे डिफरेंशिएट करेगी कि E बना या A बना? दोनों बनना है, क्योंकि सर ये दोनों बनना है, बट मतलब दोनों के लिए कुछ स्पेसिफिक तो होगा ना कि ERB E बनेगा। हाँ, ERB जाके उसी जीन को बाइंड करेगा जहां पे कि साइक्लिन E का जीन है और साइक्लिन A का जीन है ना, तभी ये बन पाएगा। और दोनों बनना है, एक नहीं बनेगा, राइट। तो जैसे साइक्लिन E एंड साइक्लिन A का कंसंट्रेशन हाई होगा, मीन्स एवरीथिंग इज ओके। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो ना कि भाई सेल को कैसे पता चला कि एवरीथिंग इज ओके? तो सेल को ऐसे पता लगा, RB इज ओके, ERB इज ओके, कंसंट्रेशन से पता चला, बढ़ गया। हाँ, साइक्लिन E कंसंट्रेशन से पता लग गया। तो जैसे साइक्लिन E हाई हुआ, अब ये अलाउ कर रहा है G1 को S फेज में जाने के लिए, और S फेज में a lot of DNA replication is there। अब रेप्लिकेशन हो गया, अब फिर यहाँ पे चेक पॉइंट्स है, वो अलग से डिस्कस करने वाले हैं अभी। यहाँ पे कौन सा है? तो एक जगह तो RB हमने डिस्कस कर लिया, और दूसरी जगह आएगा P53। तो ये क्वेश्चन CSIR में पूछा हुआ था। बोलो। सर ये RB जो है ये G नोट, अच्छा तो ये प्रोसेस फिर से बता दीजिए थोड़ा सा। ये प्रोसेस है कि सेल किस स्टेज में नॉर्मली रहती है, G0। अब इसको डिसीजन लेना है कि हमें G1 में जाना है। तो ये डिसीजन कैसे होगा, ये रेगुलेट कर रहा है RB, ठीक है, RB। और RB अगर सही है, मतलब ओके है, म्यूटेटेड नहीं है, तो RB का फंक्शन है phosphorylation, and RB itself is phosphorylated, and if it's phosphorylated, then it's phosphorylating cyclin D, and if cyclin D is phosphorylated, then it can combine with the CDK, क्योंकि हमने बताया था CDK कंसंट्रेशन चेंज होता नहीं है, CDK का कंसंट्रेशन चेंज होता नहीं है, तो ऑलरेडी सेम ही रहता है। साइक्लिन डी वेरी करती है, तो साइक्लिन डी यहाँ पे फॉस्फोलेट हो गई, तो ये दोनों का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जैसे ये कॉम्प्लेक्स बना, देन ERB फॉस्फोलेट हो गया। अब ये सिग्नल मिल गया सेल को, क्योंकि फॉस्फोलेटेड फॉर्म में ही सेल के न्यूक्लियस में जा पाएगा, विदाउट फॉस्फोलेटेड फॉर्म में तो ये जाएगा भी नहीं। ये है न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस में है DNA। अब जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिस जीन को बाइंड करेगा वही बनेगा। इसने बाइंड किया साइक्लिन E को और साइक्लिन A को, तो ये दोनों बन गया। तो जैसे बन गया, इनका कंसंट्रेशन हाई हो गया, देन इट टेकिंग द डिसीजन कि G0 से G1 में जाना है। अब मैंने बताया दूसरी कंडीशन, सही चेंज कर दूं कलर तो आपको इजी होगा। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे ERB अनफॉस्फोरिलेटेड है, तो अनफॉस्फोरिलेटेड है तो ऑलरेडी ये बाइंड नहीं होगा, एंड देन साइक्लिन E एंड साइक्लिन A विल बी एब्सेंट। तो जब ये एब्सेंट है तो दिस G0 टू G1 फेज में जाने का जो कार्यक्रम है वो कैंसिल है, ठीक है, बात समझ गए? ये सर, तो कल ये प्रोसेस जो है, जो ये डिसाइडेड हो रहा है G1 में जाएगा कि नहीं जाएगा, वो RB जो है वो कंट्रोल कर रहा है, उस पर फॉस्फोरिलेशन होगा, तब जो है चीजें आगे बढ़ेगा। और अगर जो RB अनफॉस्फोरिलेटेड हुआ, फॉस्फोरिलेट नहीं हुआ, तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, RB म्यूटेट हो जाए, अनफॉस्फोरिलेटेड हो जाए, हाँ म्यूटेट है तभी अनफॉस्फोरिलेटेड है, ठीक है।
तो कल मैंने ये पार्ट डिस्कस नहीं किया था, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कल हमने बेसिक सर पार्ट। तो आरबी अगर म्यूटेटेड हो जाए तो सेल साइकिल कंप्लीट ही नहीं होगा ना? कहाँ होगा? तो हार्ट हो गया ना, G0 से जीवन में गया हाँ, नहीं, ये तो जब जीवन में ही नहीं गया तो एस फेज में नहीं गया। ये तो प्रिपरेटरी तब तो फेज है कैंसर ना। नहीं होगा। हाँ, कैंसर नहीं होगा ना। अभी कैंसर कैसे करोगे? ये प्रिपरेटरी फेज था। यहाँ पे ये चेक करना था कि रेप्लिकेशन की सारी मशीनरी अवेलेबल है कि नहीं है, राइट। अभी तो रेप्लिकेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो उसको म्यूटेट करके चेक मतलब हाँ, करके बताया गया है ऐसा। हाँ, आरबी को सर जो मैं समझ में आता है, ये बहुत किच हो रहा है। वो फिर अभी तो बनाया था ना पहले वाला G0 वाला, अभी डायग्राम दूसरा बनाया था ना हाँ, आपने इससे पहले। हाँ, G0 से वो उसमें क्लियर हो रहा था, ये मिस हो रहा है। अच्छा, ये लो सब क्लियर हो गया। ये बहुत ही सिंपल है। एक चीज समझो, यहाँ पे कौन है? आरबी। आरबी का दो फॉर्म है, फॉस्फोलेटेड एंड अनफॉस्फोलेटेड। ठीक, अब क्या है? यहाँ पे सेल नॉर्मल सेल है, दिस इज रिसाइडिंग इन द G0 फेज। इनको आना है G1 फेज में, तो कौन सा डिसाइड करेगा? आरबी फॉस्फोलेटेड फॉर्म या अनफॉस्फोलेटेड फॉर्म? दिस इज द क्वेश्चन एंड हाउ। तो अगर अनफॉस्फोलेटेड फॉर्म में है तो व्हाट विल बी द फेट? सर फॉस्फोरिलेटेड। अनफॉस्फोलेटेड फॉर्म है तो ये हाल्ट कर गया G0 से। तो अगर जो G1 में नहीं अनफॉस्फोरिलेटेड होगा तो हेलो हाँ, सर, बोलो। अगर जो आरबी जो है अनफॉस्फोरिलेटेड हो सर, अगर जो आरबी जो अनफॉस्फोरिलेटेड होगा तो वो साइक्लिन डी को फॉस्फोरेट कर ही नहीं पाएगा। हाँ, मेन इसका रीजन ये है कि अनफॉस्फोरिलेशन तो होने साइक्लिन से डी अगर जो साइक्लिन डी इनएक्टिव सीडीकी हो से गया। बाइंड नहीं होगा, ये इनएक्टिव हो गया। अब सीडीकी से बाइंड नहीं करेगा, इनएक्टिव हो गया तो खत्म। अब तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ईआरबी भी फॉस्फोलेट नहीं हुआ ना, ये भी अनफॉस्फोलेटेड हो और गया। फिर अगर जो सीडीके से सर, अगर जो सीडीके से बाइंड नहीं होगा तो सीडीके तो काइनेज है, और वो काइनेज हाँ। का काम है कि वो टारगेट ईआरबी को फॉस्फोरेट करना, तो हाँ, वो कर नहीं पाएगा। हाँ, तो ये तो म्यूटेट हो गया ना, ये म्यूटेटेड फॉर्म में है अगर, तो ये वाला रास्ता चलेगा। देन पूरा पाथ ही तो ब्रेक हो रहा है वही ना। ERB is not going to enter into the nucleus. न्यूक्लियस में गया नहीं, तो न्यूक्लियस में जो ये Nucleus. जीन थी, है ना, जिनको ये कवर कर रहा था, साइक्लिन ई और साइक्लिन ए, ये है ERB, है ना। तो ये अंदर गया ही नहीं, अंदर गया नहीं तो ये बना नहीं, तो कट कर दो। समझ में आई? सर हम्म, सर जैसे सपोज अगर किसी को कैंसर है तो ऑफकोर्स उसमें कैंसर सेल बहुत सारी डिवाइड हो रही है, मतलब उन पे कोई कंट्रोल नहीं है। बट हम अनफॉस्फोरिलेटेड आरबी को अगर वहां पे इंसर्ट करें तो तब भी क्या वो वर्क करेगा? हाँ, ये क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था कि ट्यूमर सेल को प्लस नॉर्मल सेल में मिक्स कर दिया गया है। ये CSR में 3-4 बार पूछ चुका है, 2019 में पूछा था और कई बार पिछले बार भी पूछ चुका है कि ट्यूमर सेल को नॉर्मल सेल में मिक्स कर दें तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, ये ट्यूमर बनेगा या नॉर्मल बनेगा? बोलो। सर नॉर्मल भी बन सकता है, क्योंकि नॉर्मल में तो आरबी फॉस्फोरिलेटेड भी हो सकता है और अनफॉस्फोरिलेटेड भी। तो अगर वो अनफॉस्फोरिलेटेड होगा तो वो सेल साइकिल को वहीं स्टॉप कर देगा। नॉर्मल हो जाएगा ना, ये तो ट्यूमर सेल भी नॉर्मल हो गया क्योंकि P53 इसमें अवेलेबल है ना।
P53 अवेलेबल है, तो जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रही थी वो नहीं होगी। तो यहाँ पे एक्चुअल में मैंने गलत लिखा है, म्यूटेटेड नहीं है ये आरबी ओके है। तो ये दो कंडीशन में एग्जिस्ट करती है। जब ये म्यूटेटेड हो जाएगी ना, तब तो ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये म्यूटेटेड है ना, तो हॉल्ट कर रहा है, ये तो एक्टिव हो रहा है ना, हॉल्ट कर रहा है। इफ एवरीथिंग इज नॉट ओके, मतलब ये आरबी फाइन है, आरबी इज वर्किंग फाइन, क्योंकि अनफॉस्फोरेटेड फॉर्म होते ही ये हॉल्ट कर दे रहा है, या फॉस्फोरेटेड फॉर्म होते ही अलाउ कर रहा है, यानी ये काम कर रहा है। म्यूटेटेड होगा तो ये दोनों नहीं करेगा, फिर ये G0 तो जाएगी जीवन फेज में, और फिर ये तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि अब कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो सर हम मतलब जो कैंसर के लिए हम बोलते हैं कि हमारे पास कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, तो क्या हम इससे कोई एक्सपेरिमेंट या इससे कुछ ऐसा डेवलप कर सकते हैं सो दैट कि हम नॉर्मल सेल को जो ठीक आरबी है उसे ट्यूमर सेल के साथ कंबाइन कर दे, तो क्या वो मतलब वर्क कर सकता है? हाँ, ऐसा हो रहा है। बहुत सारे ड्रग्स, कॉल्चिसिन वगैरह है ना, विनब्लास्टिन है, कॉल्चिसिन है। कॉल्चिसिन तो खैर डबलिंग के लिए होता है यूज, विनब्लास्टिन वगैरह भी यूज करते हैं। कोई भी और भी सिस्प्लाटिन है, बहुत सारे ड्रग डेवलप किए गए हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर टू P53 आरबी की तरह काम करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से ट्राई भी कर रहे हैं कि P53 इंसर्ट कर दें, है ना, नॉर्मल सेल से फ्यूज कर लें। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, बट आई विल टेल यू कि देखो अभी मैं दिखाई देता हूँ। मैंने जो दूसरी स्लाइड बनाई है वो बहुत ही भयंकर है जो बहुत एक्साइटिंग है। ये देखो, TSG, ट्यूमर सप्रेसर जीन। अभी तो इसका लेक्चर स्टार्ट ही नहीं किया। तो व्हाट इज द ट्यूमर सप्रेसर जीन? ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या है? दिस इज P53RB। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? दिस इज एक्टिंग लाइक ए ब्रेक, एक्टिंग लाइक ए ब्रेक। और जो आंकोजीन है वो व्हील है। दिस इज एक्टिंग लाइक ए व्हील, ठीक है ना, यानी एक्सेलेटर भी आपके हाथ में और ब्रेक भी आपके हाथ में है। इफ ट्यूमर सप्रेसर जीन इज ओके, राइट, देन दे आर कंट्रोलिंग tumor suppressor protein form a network checkpoint that prevent uncontrolled growth, that prevent uncontrolled growth, है ना। तो हमने कल बताया भी था, ढेर सारा CDK इनहिबिटर है, P16, P15, P18, P19, है ना। एंड देन CDK इनहिबिटर इस फेज में है P21, P27, P57, एंड देन साइक्लिन, डिफरेंट साइक्लिन D हमने बताया था इस स्टेज में, है ना, G1, साइक्लिन D यहाँ पे, फिर साइक्लिन E बनता है, जो जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि G0 से G1 में ही ये डिसाइड होता है कि कौन सी साइक्लिन हाई होगी। यहाँ पे साइक्लिन D होता ही होता है। तो साइक्लिन D इज मेकिंग साइक्लिन E एंड साइक्लिन A, है ना। तो ये देखो बहुत बढ़िया डायग्राम है। CDK इनहिबिटर यहाँ पे 21, 27, P57, CDK इनहिबिटर 21, 20, तो साइक्लिन ही वेरी कर रहा है डिफरेंट फेजेस में। अब आरबी का आपने फोटो यहाँ पे देख लिया, ये देखा आरबी है, राइट। तो आरबी का कैसे मैकेनिज्म होता है, आई हैव डिस्कस्ड यू, राइट। तो व्हाट आई एम सेइंग इन नटसेल दैट TSG इज द चेक पॉइंट्स, है ना। TSG इज डिसाइडिंग दैट साइक्लिन D will combine with CDK or not, right, and there will be transcription of cyclin E and cyclin A or not, right, clear? तो इफ यू सी, अक्षिका, मैं अब आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। आपने पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा था? इफ ट्यूमर सेल कैन बी ट्रीटेड, सर कि है ना, विद आरबी। हाँ, आपको इतना समझने के पहले, बिफोर जंपिंग ऑन द कंक्लूजन दैट कैन यू ट्रीट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ ट्यूमर आर एसोसिएटेड विद व्हाट काइंड ऑफ म्यूटेशंस, राइट। और इस पे एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको कहते हैं टू हिट थ्योरी। टू हिट थ्योरी आपने सुना है कभी? टू हिट थ्योरी का नाम नहीं सुना होगा। एक इसका एक बड़ा ब्यूटीफुल आर्टिकल नेचर में छपा है, वो मिला है मुझे, एंड आई विल शेयर यू, अगर आप चाहो तो अभी भी देख सकते हो।
है ना। मैं दिखाता हूँ आपको, मैं खोल के पढ़ रहा था। मेरा टाइम ना ऐसे मैं सोना भी भूल जाता हूँ कभी कभी। आज खाना ही नहीं खाया, भूल गया खाना खाना, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ आपको। चलो, तो ये रहा हीट थ्योरी। मैं आज ये पढ़ रहा था कि कैसे साइटोस्केलेटन को रीमॉडलिंग, आपको एडवांस में पढ़ाई करके मैं रेडी रखता हूँ। कहाँ चला गया? सेल डेथ ह्यूमन कैंसर, नहीं ये नहीं है, वो बड़ा अच्छा आर्टिकल था यार, कहाँ चला गया है? हाँ ये है, ये मैं शेयर कर दे रहा हूँ। ट्यूमर सप्रेसर जीन एंड टू हिट हाइपोथेसिस, बहुत ही ब्यूटीफुल, इतना इजी लैंग्वेज में तो लिखा है कि आपको हर चीज याद हो जाएगी। इसलिए आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ना चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट में बहुत ही इजी वे में काम हुआ था। एंड व्हाट वाज द वर्क, आई कैन शेयर यू। देखो यहाँ पे इन्होंने ये डेटा लिया है। अब ये डेटा अगर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो देखो हॉस्पिटल में काम करते थे एंड ही वाज द डॉक्टर जिन्होंने इस चीज को डेवलप किया। उनका नाम था नूटसन। क्या नाम था? नूटसन थ्योरी थी ये। तो इन्होंने देखा कि अब अगर आप जीन की बात करो तो देयर वाज ए क्वेश्चन कि इफ कैंसर इज कंट्रोल्ड बाय जीन और नॉट, राइट। तो देखोगे अपना 2 कॉलम इन्होंने बनाया था एंड दे वेयर वर्किंग विद द, दे वेर कलेक्टिंग डाटा विद द दोज पेशेंट who were having the mutation in RB1, और RB1 की म्यूटेशन की वजह से जिनको ये डिजीज हुआ, राइट, तो उनको लगा कि रेटिनोब्लास्टोमा जो ट्यूमर है, राइट, रेटिनोब्लास्टोमा ट्यूमर, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, सम म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की बात तो हम अभी भी कर रहे हैं, बट वो कह रहे थे कि म्यूटेशन ये ट्रांसफर होता है, हेरिडिटरी है, नहीं हेरिडिटरी है। तो अब ये देखो, अगर एक जीन की बात करें, 2 जीन की बात करें तो 25 to 30% केसेस वेयर हेरिडिटरी, ठीक। लेकिन अगर एक जीन की बात करें तो आप देखो नॉन हेरिडिटरी केस बहुत ज्यादा थे, राइट। तो इसलिए इनको लगा कि जो एक्चुअल जो चीजें हो रही हैं वो ये डायग्राम है। डायग्राम ओपन नहीं हो रहा किसी वजह से, लेकिन मैं समझा देता हूं। वो यहाँ पे है, ये देखो, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टेबल लगा। क्यों लगा? अभी तक के सारे ट्यूमर को इन्होंने कवर किया है इस टेबल में, जो भी साइंटिस्ट ने लिखा है ये आर्टिकल, राइट। तो इन्होंने लिखा है कॉमनली इनहेरिटेड कैंसर एंड एसोसिएटेड ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन की पहले तो हमें जानकारी नहीं है कि कितने हैं, तो ये यहां से जानकारी कर लो। RB1 1, T53 2, INK4A, याद करते रहो, क्या नाम है, मेरे साथ बोलते रहो, INK4A, राइट, हाँ, ये याद करना। APC, ये APC कोलोरेक्टल कैंसर के लिए जिम्मेदार है। P53 जिम्मेदार है फ्रोमेनी सिंड्रोम। RB1 से रेटिना का ट्यूमर होता है, राइट, हाँ। MLH1, MSS2, MSS6 कोलोरेक्टल कैंसर, इसको कहते हैं विदाउट पॉलीपेप्सिस, ठीक है। और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में CSIR में पूछा था कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन सी जीन इन्वॉल्व है, कौन सी ट्यूमर सप्रेसर जीन इन्वॉल्व है। तो दिस इज BRCA1, हाँ BRCA1 मैं याद करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग था। BRCA1, BRCA2 और विल्म्स ट्यूमर WT1, W, ठीक है ना, विल्म्स ट्यूमर, ठीक है। तो ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इससे ओवेरियन कैंसर बहुत ही रेयर होता है, बट मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर ही होता है, राइट। तो अगर आप देखो कोलोरेक्टल कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, आजकल ये सारे कैंसर बहुत कॉमन है ना। कोलोरेक्टल कैंसर का तो APC CSIR कई बार पूछ चुका है। ICMR का इस पेपर भी हमने शेयर किया था, है ना, उसमें भी पूछते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो कहने का मतलब टू हिट हाइपोथेसिस क्या थी, वो ये कहती थी, उनका मॉडल उन्होंने दिया था, दिखाता हूँ वो डायग्राम का, चला गया, कि देयर शुड बी 1 हिट और 2 हिट। तो ये कहते हैं कि अगर दोनों जीन की बोथ द जीन आर, अगर मान लो कहते हैं कि रेटिनोब्लास्टोमा हुआ, क्या हुआ,
ब्लास्टोमा अगर किसी को कहते हैं हो गया, तो इसके लिए बोथ द जीन शुड बी लाइक दिस। कौन सा? ये रिसेसिव। ठीक है, ये टू म्यूटेशन हाइपोथेसिस को कहा गया टू हिट हाइपोथेसिस। ये कहते हैं कि तभी ये पॉसिबल है जब दोनों डोमिनेंट जीन में आपके क्या हो जाए? म्यूटेशन हो जाए। तो कहते हैं कि ये ट्यूमर होने का या तो एक प्रोसेस है कि सिंगल म्यूटेशन हो जाए या तो डबल म्यूटेशन होता है। डबल म्यूटेशन होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज द Knudsen टू हिट हाइपोथेसिस। तो इनकी ये टू हिट हाइपोथेसिस को ही पता चला कि इसी की वजह से कैंसर ज्यादातर हो रहे हैं। दिस वाज द सक्सेसफुल वन हिट हाइपोथेसिस। सर अभी आपने बोला कि मतलब जो रिसेसिव है दोनों रिसेसिव होने चाहिए या फिर मतलब जो डबल म्यूटेशन है वो दोनों डोमिनेंट में होना चाहिए। हाँ ठीक है। और अगर जानना चाहते हो इसके बारे में तो एक प्रेजेंटेशन है वो मैं बता देता हूँ, वो देख लो 1 मिनट का। ये है Knudsen साइंटिस्ट, ठीक है, जिन्होंने मेंडल लॉ ऑफ कैंसर जेनेटिक्स निकाला था। मेंडल ऑफ कैंसर, सॉरी, मेंडल ऑफ कैंसर जेनेटिक्स इनको कहा जाता है। ये कैंसर की जेनेटिक्स के मेंडल कहे जाते हैं। और बहुत अभी रिसेंटली डेथ हुई है इनकी 2016 में। ठीक है, तो ये इनकी थी टू हिट हाइपोथेसिस। टू हिट हाइपोथेसिस क्या थी भाई? बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हो। अब ये है नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल में प्रोटो ऑन्कोजीन प्लस, राइट, एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन इज निगेटिव रोल। ये निगेटिव रोल कर रहा है, प्लस नहीं, निगेटिव रोल, निगेटिव रेगुलेटर, निगेटिव रेगुलेटर। प्रोटो ऑन्कोजीन पॉजिटिव रेगुलेटर, positive regulator of cell growth and proliferation, and this is not converting into the tumor because tumor suppressor gene is active and acting as a negative regulator. तो कैंसर की पॉसिबिलिटी नो कैंसर। ठीक है, अब कैंसर में आप क्या देखते हो? डबल म्यूटेशन, टू हिट हाइपोथेसिस, डबल म्यूटेशन, म्यूटेशन इन द ऑन्कोजीन्स। अब प्रोटो ऑन्कोजीन में अगर म्यूटेशन हुआ तो इट इज कन्वर्टेड इनटू द ऑन्कोजीन्स। अब प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो गया तो क्या हो गया? ये ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स ने क्या किया? अब ये सेल ग्रोथ प्रोलिफरेशन अनकंट्रोल्ड हो गया बिकॉज यहाँ पे टीएसजी का म्यूटेशन हो गया। यहाँ टीएसजी भी म्यूटेटेड है और प्रोटो ऑन्कोजीन भी म्यूटेटेड है, एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू द ऑन्कोजीन। तो प्रोटो ऑन्कोजीन को सीएसआर ने पूछा था कि ये नॉर्मल होती है कि कैंसरस होती है, तो ज्यादातर बच्चों ने इसको कैंसरस बता दिया था। प्रोटो ऑन्कोजीन इज नॉर्मल, ऑन्कोजीन इज कैंसरस, कैंसरस, ऑन्कोजीन इज कैंसरस। तो कैंसर तभी होता है जब ऑन्कोजीन बने प्रोटो ऑन्कोजीन से म्यूटेट होके, एंड टीएसजी का भी म्यूटेशन हो जाए, तब ये आती है। अब समझ में आया बेटा कि मेंडल इनको क्यों कहा जाता है? Knudsen को। Yes, sir. है सर सपोज इन अ सिचुएशन प्रोटो ऑन्कोजीन्स तो कन्वर्ट हो गया, मतलब म्यूटेटेड होने के बाद ऑन्कोजीन्स में, बट जो टीएसजी है वो म्यूटेट नहीं हुआ, तो नहीं होगा तब कैंसर। क्या होगा? नहीं होगा कैंसर, है ना? तो सर मतलब नहीं होगा। कैंसरस सेल के लिए दोनों म्यूटेट होना जरूरी है। हाँ, यस, कैंसर सेल के लिए दोनों म्यूटेट होना जरूरी ही नहीं, आवश्यक है। टू हिट हाइपोथेसिस है ये। हाँ, ये टू हिट हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो कैंसर इज काज्ड बाय सर्टेन नंबर ऑफ हिट्स टू द जीनोम paved the way for Knudsen की इनसाइट। तो ये जानना चाह रहे थे तुम्हारी तरह कि एक्चुअली में कैंसर का रीजन क्या है, राइट? तो कैंसर बायोलॉजिस्ट का भी हेल्प लिया था जिनका नाम था नॉर्डिंग।
इन्होंने अपने, हमारे इंडिया में तो चोरी होने लगती है, जैसे अब कोई नया काम नहीं करेगा। अब नॉर्डिंग का ऑब्जर्वेशन देखा तो नुटसन ने अपनी हाइपोथेसिस डेवलप करी, दोनों ने मिलकर काम किया, तो एक डिजीज का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम ये मेंटल प्रॉब्लम है, डिजीज मेंटल में कैंसर है सबके। हमारी इंडियन जीन बड़ी खराब है। वो ऐसे तो चोला पहन के साइंटिस्ट नजर आएंगे, लेकिन पॉलिटिक्स करने में नंबर 1 रहेंगे। क्योंकि यहाँ साइंटिस्टों की डिफरेंट कैटेगरी है। चलो, तो नॉट टॉकिंग मच अबाउट दैट, सी द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, और आपको टू हिट हाइपोथेसिस क्लियर हो जाएगी। एक मिनट। तो ये थे नॉर्डली और ये थे नुटसन, ठीक है ना। एंड एक्चुअल में नुटसन को आइडिया नहीं था, बिकॉज ही वॉज कलेक्टिंग द डेटा। तो ही वॉज टेकिंग द हेल्प ऑफ मैथमेटिशियन एंड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक ही वॉज कैलकुलेटिंग द मीन वैल्यू ऑफ जेनेटिक कैरियर्स। तो इन्होंने ये लेफ्ट आई और राइट आई का पूरा कैलकुलेशन किया कि कितने एंटीरियर में कितने पोस्टीरियर में, है ना। तो इस तरह की चीजें डेवलप हुई। एंड देन बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक and mathematical calculation he was able to develop a hypothesis and that was called as the two hit hypothesis। तो इसमें इन्होंने कुछ किया थोड़ी था, उन्होंने सिंपली कंपेयर किया था, कंपेयर द टाइम एट विच बोथ आई विल बी अफेक्टेड बाय रेटिनोब्लास्टोमा। एक हिट से ये डेवलप हुआ या 2 हिट से डेवलप हुआ। तो इन्होंने देखा कि देयर वाज रोल ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन, और जैसे ये ट्यूमर सप्रेसर जीन का लॉस होता है, देयर इज ए कंडीशन डेवलप दैट इज कॉल्ड द लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी। क्या बोलते हैं? LOH। जो हमने दोनों दिखाया था ना, ट्यूमर सप्रेसर जीन ऑन्कोजीन भी बन गया, और तो ट्यूमर सप्रेसर जीन भी म्यूटेट हो गया, ये भी म्यूटेट, और ऑन्कोजीन भी बन गया। तो दैट वाज लॉस ऑफ, दिस वाज कॉल्ड एज LOH, लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी। अभी आपने जो क्वेश्चन किया था मेरे से कि अगर सर ऑन्कोजीन है और TSG इज नॉट म्यूटेटेड, ठीक है, प्लस है, तो ये LOH है? नहीं, लॉस हुआ ही नहीं हेटेरोजाइगोसिटी की। यहाँ हेटेरोजाइगोसिटी मेंटेन, हेटेरोजाइगोसिटी मेंटेन हो गया, तो इसलिए कैंसर नहीं हुआ। तो इन्होंने इसी मॉडल को डेवलप किया, टू हिट हाइपोथेसिस, इधर भी हो और इधर भी हो, तब इसको कहते हैं एक स्पेशल कंडीशन दैट इज रिलेवेंट टू कैंसर बायोलॉजी, दैट इज कॉल्ड एज द लॉस ऑफ। देखा आफरीन, कुछ भी पता नहीं मुझे होता है कि मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। आपने क्वेश्चन पूछा, मेरे पास मटेरियल था, मैं इधर से उधर जंप कर रहा हूँ। तो ये वीडियो में आप देख सकते हो, अभी मैं सारा झोंक दूंगा, अपलोड कर दूंगा, आपको समझ ही नहीं आएगा पढ़ना क्या है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज द लॉस ऑफ। टीचर का रोल यही है ना कि बच्चे होते हैं सामने, रिकॉर्डेड लेक्चर में वो बात बनती नहीं है। अगर हम अकेले में रिकॉर्डिंग करें और आपको झोंक दें तो वो बात बनेगी नहीं। तो इसलिए मैंने सेलेक्ट किया आई विल प्रोवाइड द लाइव लेक्चर विद रिकॉर्डिंग फैसिलिटी, तो बच्चों को ज्यादा बेनिफिट होगा। This is called as the loss of heterozygosity, and Knudsen mentioned that this may be a kind of mosaic mutation due to delayed mutation। ठीक है ना। तो इससे बहुत ज्यादा जो कैंसर बायोलॉजिस्ट थे डार्क में थे, and he was enlightened with this fact and new information। ठीक है, अब इसकी क्लोनिंग की बात होने लगी, अब इसकी सीक्वेंसिंग की बात होने लगी, किसकी? ट्यूमर सप्रेसर जीन RB1 की। ट्यूमर सप्रेसर जीन RB1 के क्लोनिंग स्टार्ट हुई। अब जब क्लोनिंग हुआ तो पूरी कहानी समझ में आ गई लोगों को कि हाउ वी कैन कंट्रोल द रेटिनोब्लास्टोमा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, क्योंकि जो TSG है उसे हम अनम्यूटेटेड को वहां पे अगर इम्प्लांट कर देते हैं, मतलब ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो फिर आगे वर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन ये टू हिट हाइपोथेसिस के केसेस में ही है ऐसा, है ना सर? हाँ, अगर देखो
वो कहते हैं कि ये तो एक्चुअल में इनहेरिटेंस की बात हो रही थी ना, टू हिट हाइपोथेसिस, और इससे पता भी चल गया कि अच्छा। कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। एक्चुअल में वो इस पे ज्यादा काम कर रहे थे कि ये इनहेरिटेंस का क्या चक्कर है, जेनेटिक्स का क्या चक्कर है। जेनेटिक्स में ये देखा कि अगर लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी होती है तब तो ये इनहेरिटेंस में जाएगा, ठीक है, और अगर हेटेरोजाइगोसिटी मेंटेन होती है तो वो नॉन इनहेरिटेड फॉर्म में ज्यादा रहेगा। अभी बात समझे, नोटसन एक्चुअली में स्टैट्स पे काम कर रहे थे, जेनेटिक्स पे काम कर रहे थे। और जो है वो कैंसर उस केस में भी हो रहा है, कैंसर तो हो रहा है दोनों केस जब में, मेंटेन कर रहा है तो हाँ दोनों केस में हो रहा है, दोनों के केस में हो रहा है। एक इनहेरिटेंस में हो रहा है, जब सेकेंड हिट हो रहा है देन दैट ट्यूमर कैन बी इनहेरिटेड। तो यहाँ पे लिखा है हेडिंग, अभी देखो ना हेडिंग पे लिखा है इनहेरिटेड आरबी और स्पोरेडिक आरबी। तो अगर सिंगल हिट है तो स्पोरेडिक मतलब कभी होगा और ये ट्रीटमेंट करोगे तो ये समाप्त हो जाएगा, जेनेटिक्स नहीं है इसका, है ना, नॉन इनहेरिटेड। इसको क्या कहा गया, नॉन इनहेरिटेड। जो टू हिट हाइपोथेसिस है सिर्फ इसी की बात कर रहा है, इनहेरिटेड होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी केस में ही इट विल बी इनहेरिटेड, नहीं तो ये इनहेरिटेड नहीं होगा। सर बट अभी पहले तो हमने बोला कि मतलब अगर दोनों जैसे ऑन्कोजीन और टीएसजी अगर दोनों होंगे, टीएसजी म्यूटेटेड होगा और ऑन्कोजीन होगा तो वो कैंसर पिछले वाला, वो पीछे वाला दिखा दीजिए जो स्लाइड है, ये जो डायग्राम बना था सर, 1 मिनट। हाँ नहीं अभी हम उस पर आ रहे हैं। अभी अक्षिका तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब अभी नहीं मिलेगा, जब हम पूरी चीजों को समझ लेंगे ना कि सेल साइकिल कंट्रोल जब तक हम नहीं समझेंगे, उनका p53 का रोल हम नहीं समझेंगे एपोप्टोसिस में, तब तक तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा। अभी थोड़ा वेट करो, ठीक है। अभी तो रैंडम इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। हाँ सर अगर हमारा प्रोटो ऑन्कोजीन ठीक है लेकिन टीएसजी लॉस हो गया तो ट्यूमर आगे जाने के चांसेस हैं, आगे जाके बनेगा, आगे जाके बनेगा प्रोटो ऑन्कोजीन। हाँ मतलब केवल टीएसजी लॉस हुआ है और प्रोटो ऑन्कोजीन ठीक है, मतलब वो वही है, ऑन्कोजीन में नहीं कन्वर्ट हुआ है तो आगे जाके ट्यूमर नहीं होगा बस केवल क्योंकि केवल टीएसजी लॉस हुआ है, प्रोटो ऑन्कोजीन ठीक है इसलिए। ओके थैंक यू। क्योंकि जैसे वायरस है तो वायरस क्या करता है, उसका काम ही है प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट करना। अब ऑन्कोजीन को अगर आरबी p53 ओके है तो वो बनने नहीं देंगे, मतलब एपोप्टोसिस में डाल देंगे उसको। अगर जैसे वो कन्वर्ट होगी कैंसर में तो आरबी p53 क्या करेंगे, उसको एपोप्टोसिस में डाल देंगे। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा इमीडिएटली, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सर इसमें एक ही कंडीशन लिया है, स्पोरेडिक कंडीशन ही सिर्फ लिया है। नहीं वो तो अभी हमने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया ना, हमने आर्टिकल शेयर किया है, उसको पढ़ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी लैंग्वेज में, फिर समझ में आएगा। अभी देखो ट्यूमर सप्रेसर जीन की बातें अभी बच्चे कर रहे हैं कि एक्चुअल में इसका क्या रोल है और कौन से पाथवे है, तो हमने तो ये एक्सप्लेन ही नहीं किया था। ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्चुअली दिस एक्ट बाय कोडिंग फॉर ग्रोथ कंट्रोलिंग मॉलिक्यूल और ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है, and they are working by 2 pathway, control over mitosis and control over biochemical process, right? The same that govern growth and differentiation gene expression. अभी देखो tumor suppressor gene are how many type? RB gene, retinoblastoma, p53 gene, APC gene and BCL2 gene, right? जिसको कहते हैं B-cell lymphoma, WT1 gene और Wilms tumor gene, NF1, NF2 यानी न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस जीन। इतने तरह के ट्यूमर सप्रेसर जीन है। अब इनका फंक्शन देखो, 2 तरह से काम करते हैं। अब आरबी जीन की अगर बात करो तो अभी हमने आरबी जीन की पढ़ा है कि हाउ दे आर कंट्रोलिंग, तो दे आर रेगुलेटिंग G1 S phase of the cell cycle. So when the question is Akshika, your question is कि if RBT is mutated then what is going to happen? If RB is mutated then
transcription factor regulation is lost, there is no cyclin formation, right? And that's why they are not going to form the controller, है ना, जो cyclin था अब वो बन नहीं रहा, तो they are going to lose that regulation, ठीक है ना. And another TGF beta is a growth inhibiting cytokine that upregulates CDK inhibitor preventing hyperphosphorylation, alright. तो देयर इज ए टू रोल ऑफ आरबी जीन, एक तो टीजीएफ बीटा के थ्रू हाइपरफॉस्फोरिलेशन को कंट्रोल करना, एंड देन अनदर रोल इज एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिन ई एंड साइक्लिन ए दैट इज रेगुलेटिंग द सेल साइकिल. इतना क्लियर हुआ? अभी और देखो डेप्थ में नॉलेज, अभी देखो ये P53 है. P53 मैंने बताया कि देयर इज टू कंडीशन. वन, when DNA is damaged, तो DNA is damaged, तो अब ये क्या करेगा, इसका क्या रोल होना चाहिए? सीधे सीधे ट्यूमर तो बनना है. DNA if damaged, अगर इसने रोका नहीं, नो DNA रिपेयर, नो सेल साइकिल अरेस्ट, इसने मतलब ये म्यूटेट हो गया, तो क्या बनना है? सीधा सीधा ट्यूमर. कितना क्लियर है? yes, अब ये अगर एक्टिव होता है, ये P53 यहाँ पे एक्टिव है, यहाँ पे एक्टिव है, तो दे आर एनकोडिंग CDK इनहिबिटर्स एंड दे आर एक्टिवेटिंग द ATM ATR, जिसको मैंने कहा था DNA रिपेयर जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. अब क्या करेगा? रिपेयर सक्सेसफुल. इफ द रिपेयर सक्सेसफुल, तो अगेन इट बिकम नॉर्मल सेल. तो ये किसके हेल्प से हुआ? P53 के हेल्प से. अगर रिपेयर फेल हुआ, दे आर अंडरगोइंग एपोप्टोसिस. ठीक है. तो एपोप्टोसिस जीन को भी ये एक्टिवेट कर रहे हैं अगर देखो तो, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अपरेगुलेशन ऑफ टारगेट जीन. तो बैक्स जीन विच इज द एपोप्टोसिस जीन इज एक्टिवेटेड इन दिस केस if DNA repair fails. एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं ना. अभी बुक में पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूजन है. कोई बुक में बहुत ढंग से या क्लियरली कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है. बहुत ही इनलार्ज इंफॉर्मेशन दी गई है और आपको मल्टीपल हिट्स दिया गया है कि आप समझो कि क्या हो रहा है. ठीक है ना. तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि रोल ऑफ P53, रोल ऑफ आरबी. मैं एक डायग्राम और दिखाता हूं. ये तो हो गया. एक TGF बीटा पाथवे की बात आई थी कि देयर इज अ रोल ऑफ आरबी इन द TGF बीटा पाथवे. तो ऐसे देखने से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट इफ यू सी द सेल साइकिल, तो G0 देन इट एंटरिंग द G1, देन S फेज, देन G2, देन M. अब सब जगह देखो ग्रोथ फैक्टर दिखाया गया है. हमने अभी ERB की बात करी थी, G0 to G1. ERB है, EGF है, TGF अल्फा, PDGF कहां से रिलीज होता है? तो ये पूछा हुआ था. ये ब्लड से रिलीज होता है, RBC से. RBC जब डेड होने लगती है तो ये रिलीज करती है PDGF. तो ये ग्रोथ फैक्टर है. इसी तरह HGF, EGF, TGF अल्फा, एंड दिस इज इन द एक्टिव फॉर्म. अब G0 to G1 आएगा, G1 से पास कर देगा S फेज में. तो साइक्लिन कौन सी है? D. साइक्लिन कौन सी है? E. राइट. तो दिस साइक्लिन हमने बताया था, साइक्लिन D क्या काम है? या तो हाइपर फास्फोलेटेड आरबी या हाइपोफॉस्फोलेटेड आरबी. तो पहले तो हाइपोफॉस्फोलेटेड ही रहेगा, एंड देन जब साइक्लिन D इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, देन इट विल बी इन द हाइपर फास्फोलेटेड आरबी. तो हाइपोफॉस्फोलेटेड आरबी को बाइंड किया ये वायरस ने, SV14, HPE7. These are called the oncogenic viruses that converts proto-oncogen into oncogen, है ना. अब ये oncogen जब बाइंड कर रहे हैं आरबी को, तो ये कर रहे हैं हाइपोफॉस्फोलेटेड. अब हाइपोफॉस्फोलेटेड से
साइक्लिन डी ने इसको फिर हाइपर फास्फोरिलेटेड किया, तो हाइपर फास्फोरिलेटेड मीन्स दे आर एक्टिव, है ना, दे आर एक्टिव। अब रिवर्स डायरेक्शन चल रही है इधर से, बिकॉज ग्रोथ इनहिबिटर P53 TGF बीटा, अब ये अगर एक्टिव है तो दे विल इनकोड सेल साइकिल इनहिबिटर। इनका INK4 अभी नाम आया था, INK4 याद है, INK4 सिपकिप नाम आया था अभी INK4 का। सेल साइकिल इनहिबिटर है तो साइक्लिन डी को इनएक्टिव करेंगे, देन अगेन दे विल बी हाल्ट, है ना। तो ये दोनों डायरेक्शन में चल रही है, मतलब इधर ये ग्रोथ इनहिबिटर भी काम कर सकते हैं, ग्रोथ फैक्टर भी काम कर सकते हैं। ग्रोथ फैक्टर साइक्लिन डी के लेवल पे काम कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लेवल पे काम कर रहे हैं, और सीडीके इनहिबिटर क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है प्रोसेस को कि भाई किसी तरह से रोका जाए। P53 क्या कर रहा है, रोक रहा है प्रोसेस को, हाल्ट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। थोड़ा क्लियरिटी आई। अब देखो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, वो काम कैसे करता है। दे आर वर्किंग एट वेरियस लेवल, नॉट वन लेवल, एट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लेवल, सेल साइकिल लेवल जो कि अभी देखा आपने, सिग्नल ट्रांसडक्शन फैक्टर, सेल सरफेस रिसेप्टर एंड रेगुलेटर ऑफ द सेलर रिस्पॉन्स टू डीएनए डैमेज। ATR ATM की कल से बात हो रही है, अभी बात आई नहीं उसकी। और प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या है, सेल साइकिल कंट्रोल, रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस एंड एक्टिविटी ऑफ सर्वाइवल एंड ग्रोथ। कुछ क्लियरिटी आई। तो ब्रेक कौन है सेल प्रोलिफरेशन का, ब्रेक ऑफ द सेल प्रोलिफरेशन इज ट्यूमर सप्रेसर जीन, राइट। तो ऑन्कोजीन ड्राइव द प्रोलिफरेशन ऑफ सेल व्हाइल अपोजिट टू ऑन्कोजीन ट्यूमर सप्रेसर जीन अप्लाई द ब्रेक्स, जो कि अभी हमने डायग्राम दिखाया था ना ब्रेक का और उसका। So which is the brake? Tumor suppressor gene is the brake. Oncogene is the tumorogenic, यानी ट्यूमर बढ़ाएगा, और ट्यूमर सप्रेसर जीन ट्यूमर को घटाएगा। कौन कौन से ट्यूमर सप्रेसर जीन, RB, बेसिकली दो याद रखो, RB एंड P53। दो क्यों याद रखो, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत सारा, ये तुमने क्वेश्चन पूछा था, नॉर्मल सेल को अगर फ्यूज कर दें ट्यूमर सेल से, व्हाट विल हैपन, नॉन ट्यूमरोजेनिक हाइब्रिड सेल। इन दोनों को फ्यूज कराना था, फ्यूज करा के जो नई सेल बनी वो नॉन ट्यूमरोजेनिक। ये पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था टू नो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो इनको लगा कि देयर इज सम ब्रेक इनसाइड द नॉर्मल सेल जो कि इसमें एब्सेंट है, एंड दैट ब्रेक इज RB एंड P53। अब तब यहां से बातें, मतलब रिसर्च शुरू हो गई कि भाई ये नॉन ट्यूमरोजेनिक हुआ क्यों, राइट। तो फर्स्ट ट्यूमर सप्रेसर जीन वाज आइडेंटिफाइड, दैट वाज द रेटिनोब्लास्टोमा, है ना, दैट इज अ रेयर चाइल्डहुड आई ट्यूमर, है ना। एंड देन इट वाज स्टडीड एंड इट वाज सक्सेसफुली ट्रीटेड बाय, बहुत देर में ये ट्रीटमेंट आया। फिर बाद में लोगों ने समझना शुरू किया कि हाउ दिस इज इनहेरिटेड, हाउ देयर इज ए डोमिनेंट फंक्शन। तो मेंडेलियन ट्रांसमिशन पता लगा कि देयर इज ए सिंगल डोमिनेंट जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्फर ससेप्टेबिलिटी टू ट्यूमर डेवलपमेंट। तब ऑन्कोजीन की बात आई कि ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन दे आर एक्टिंग अगेंस्ट ईच अदर, ओके। तो जब और एनालिसिस हुई देन पता चला कि चाइल्डहुड जो कैंसर हो रहा था दिस वाज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन द RB। किसमें म्यूटेशन हो गया था, RB में, राइट। तो इसकी वजह से ये ट्यूमर हो रहा था। तो RB was lost or inactivated in it was found to be lost in many other cancer cells like bladder, breast and lung carcinoma में देखा गया कि RB was lost। इतना क्लियर हुआ।
तो अब इन साइंटिस्टों के दिमाग में और भी कहानी मैं बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए पूरी चीजें कि कैसे चीजें हुई। तो अभी तक ये पता चला कि आरबी की वजह से बहुत सारे ट्यूमर हो रहा है, बट अभी इसके आगे नहीं पता था। इसके आगे लोगों ने पता चला कि एक्चुअली में रोल है आरबी का, दिस इज ब्रेक। तो इसको यूनिक नाम देना था कि क्या नाम दे इसको, तो इसको नाम दिया गया एक्चुअली में दिस वाज लिंक्ड विद द ट्यूमर, क्योंकि इसके खराब होने से क्या हो रहा था, ट्यूमर। तो इसको नाम दिया गया ट्यूमर सप्रेसर जीन। और ये था कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेटिनोब्लास्टोमा को कंट्रोल कर रहा है, दिस इज कंट्रोलिंग मेनी टाइप ऑफ कैंसर। इसीलिए आप देखोगे कि जो CSIR में आई थिंक 2018 या 19 में क्वेश्चन था कि विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, मतलब किस ट्यूमर सप्रेसर जीन के मैक्सिमम म्यूटेशन होने की वजह से कैंसर होते हैं, है ना। तो ये देखा गया कि आरबी तो नहीं है, आरबी लेस देन 50% है, लेकिन मैक्सिमम है वो P53, मोर देन 50% ऑफ द कैंसर इज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन P53, ठीक है। और अब बाद में देखा गया कि ये आरबी खराब कैसे हो रहा है, आरबी म्यूटेट कैसे हो रहा है। ये देखा गया कि देयर आर मेनी वायरसेस, ट्यूमर वायरसेस जिनको बाद में नाम दिया गया कि देयर आर वेरियस वायरसेस, फॉर एग्जांपल डीएनए वायरसेस मोस्टली इसमें है, SB40, एडिनो वायरस, पैपिलोमा वायरस, है ना। तो CSIR ने एक बार एक क्वेश्चन पूछ दिया था कि पैपिलोमा वायरस का कौन सा जीन है जो कि आरबी को म्यूटेट करता है, तो वो था E5, E6, E7 जो कि आरबी को म्यूटेट करता है। तो आरबी को म्यूटेट हुआ तो क्या हुआ बेटा, ट्यूमर सप्रेसर जीन खत्म हो गई, एंड देन लीड्स टू लॉट्स ऑफ कैंसर। तो अब इन लोगों ने ये बात पता लगाया है कि इफ देयर इज ए म्यूटेशन इन द आरबी बिकॉज ऑफ वायरसेस, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीन बाय द वायरसेस। आरबी जीन तो इनएक्टिव हो गई बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, किसके द्वारा, वायरस के द्वारा। तो वो जो प्रोटीन बाकी काम कर रही थी सेल साइकिल लेवल पे रेगुलेशन का या CDK इनहिबिटर बनाने का, है ना, तो वो सारे फंक्शन तो खत्म हो गए, तो इसलिए कैंसर हो रहा था। तो अब इन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत प्यारा सा एक्सपेरिमेंट किया कि ये CSIR में पूछा हुआ था कि अगर T एंटीजन से आरबी नॉर्मल सेल को ट्रीटमेंट कराएं तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। क्वेश्चन समझे, इफ नॉर्मल सेल इज ट्रीटेड विद T एंटीजन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। तो नॉर्मल सेल को अगर SB40 इन्फेक्शन कराओगे तो दिस विल बी ट्यूमरस सेल, यानी सेल विल बी ट्रांसफॉर्म। तो ये एनालिसिस करके पता चला कि SB40 तो डायरेक्टली म्यूटेट कर रहा है किसको, आरबी को। किसको म्यूटेट कर रहा है, आरबी को, है ना। तो बिकॉज ऑफ अटैक ऑफ दिस SB40 T एंटीजन, SB40 क्या बोलोगे, T एंटीजन। अब T एंटीजन से तुम्हें लगेगा कि एंटीजन एंटीबॉडी की बात हो रही है, नहीं, ये T एंटीजन उस नाम है ना, उस SB40 जीन का जो कि आरबी को इनएक्टिवेट कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है, राइट। ध्यान देना, तो इंटरेक्शन ऑफ आरबी विद oncogene protein of DNA tumor viruses, oncogene protein of several DNA tumor viruses like SB40 induces transformation by binding to and inactivating RB protein। तो अब जब इनको पता चल गया कि रियली में आरबी का क्या रोल है, आरबी की वजह से तो ट्यूमर रुका हुआ था, तो आरबी को म्यूटेट करा दिया तो ट्यूमर होने लगा। तो दिस वाज कॉल्ड एज द ट्यूमर सप्रेसर जीन। क्या बोला, ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ये है लिस्ट, ये किस चीज का लिस्ट है, बोलो, ट्यूमर सप्रेसर जीन का, है ना। अब इसमें देख के बता सकते हो कि कौन सा कैंसर हुआ है तो कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल। जैसे कोलोन कैंसर आपको याद होना चाहिए, ये पूछता है, ये याद कर लेना, APC कोलोन कैंसर, BRAC1 ब्रेस्ट कैंसर, BRAC2 ब्रेस्ट कैंसर, DPC4 पैंक्रियाटिक, INK4 लंग ब्रेन ट्यूमर, लेकीमिया, MEDR2 कोलोन रेक्टम कैंसर, NF1 न्यूरोफाइब्रोसार्कोमा, NF2 मेनिंजियोमा, P53 ब्रेन ट्यूमर, ब्रेस्ट, कोलोन, ओएसोफेगल, लीवर, लंग,
सार्कोमा, लिकीमिया, सब तरह के हैं। पीटीसी, बेसल सेल कार्सिनोमा। 10 बड़ा पॉपुलर है ये, P10, क्या नाम है इसका? P10, पीटीसी, बहुत ही मतलब CSIR के लिए, एग्जाम के लिए आपके बहुत ही कॉमन है। ब्रैक1, एपीसी से पूछे हुए क्वेश्चन है। आरबी है ना, WT1 तो याद हो गया होगा, विल्म्स ट्यूमर। VHL रीनल, आरबी रेटिनोब्लास्टोमा, P10 ब्रेन ट्यूमर मेलानोमा। प्रोस्टेट के लिए पूछा था P10 का, कि प्रोस्टेट कैंसर किससे होता है, ये P10 का ट्यूमर सब, ये सारे ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो बाद में पता चला कि आरबी P53 तो 2 नाम है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे हैं। और P53 आरबी तो न्यूक्लियस में है, इसलिए वो स्टडी कर पाए, बाकी तो साइटोप्लाज्म में है। तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये देखो डेटा हमने दे दिया आपको। टोटल म्यूटेशन P53 में प्ले रोल इन द अप टू 50% ऑफ ऑल द मैलिग्नेंसी, ऑल 50% of all the cancer is because of mutation in P53। हाँ, तो अब इससे क्या लगा कि एक तो इनहेरिटेड फॉर्म जो कैंसर का है वो भी P53 के म्यूटेशन से हो रहा है। तो दैट वाज कॉल्ड द हेरिडेटरी कैंसर सिंड्रोम, hereditary cancer syndrome because of mutation in P53। और P53 आरबी निशाने पे किसके रहते हैं? सारे वायरसेस के। अभी कोरोना वायरस भी मेरे ख्याल से यही कर रहा है, ठीक है ना, लोगों के P53 आरबी को ही कंट्रोल कर रहा है। तो फ्यूचर में देखोगे कि कोरोना वायरस की वजह से आपको ये भी नोट होगा किसी किसी में कि उनको ट्यूमर हो गया, उनको कैंसर हो गया, है ना, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ओवरी कैंसर हो गया, यूटेरस कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया। कैंसर से बचने का क्या उपाय है? मास्क पहनो। मास्क पहनो। जैसे मेरे डिपार्टमेंट में आज हमारे एक प्रोफेसर है, तो उनको आज कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हो गया। वो खूब आराम से घूम रहे थे हफ्तों से। सैकड़ों लोगों से मिले होंगे, सोचो। मैं तो देखो म्यूटेटेड हूँ, मुझे कोई कैंसर नहीं होता। मैंने तो एक वैक्सीन भी बना ली, चलो मेरी किस्मत आगे नहीं रही, मुझे मौका ही नहीं मिला। इंडिया में थोड़ा अपॉर्चुनिटी ना राइट लोगों को नहीं मिलती है। राइट लोग बनने के लिए ना बड़ा गुंडागर्दी करनी पड़ती है देश में, तब जाके है ना वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अपॉर्चुनिटी ऐसे नहीं मिलती है, जाओ ना जैक लगाओ, किस मिनिस्टर से फोन कराओ, तब लोग सुनते हैं। तो ठीक है, इतना क्लियर हो गया? हंसी हंसी में सारा क्लियर हो गया थोड़ा सा। अभी हमने मालिक्यूलर बायोलॉजी डिस्कस नहीं करी है, हम मालिक्यूलर बायोलॉजी थोड़ा डिस्कस करेंगे। हम आते हैं पुराने वाले पे। तो ये सब बहुत एडवांस है, ये जो अभी नोट्स है ये आपके लायक नहीं है। हाँ, अब ये देखो आरबी की बात हम कर ही रहे थे, तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आरबी यहाँ पे इनएक्टिव है बिकॉज ऑफ फॉस्फोरिलेशन, सेल साइकिल है। यहाँ पे ये अभी तक नहीं लिखा था, आरबी इनएक्टिव बिकॉज ऑफ फॉस्फोरिलेशन बट सेल साइकिल प्रोसीड हो रहा है। ये हमने बताया था कि आरबी फॉस्फोरिलेट होगा तो सेल साइकिल प्रोसीड होगा, राइट। एंड P16 इज द CDKI इनहिबिटर, तो वो साइक्लिन डी को, साइक्लिन इन की एक्टिविटी को रोक देगा। और आरबी अगर नॉट फॉस्फोरिलेटेड है तो सेल साइकिल इज ब्लॉक्ड, ये हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो P53 जीन प्रोडक्ट रेगुलेट बोथ सेल साइकिल प्रोग्रेशन एंड एपोप्टोसिस। डायग्राम आगे, हाँ, डैमेज डीएनए P53 अब क्या करेगा? दिस इज हैज द बोथ द फंक्शन, सेल साइकिल अरेस्ट। अगर रिपेयर नहीं हुआ तो इट्स टू गो फॉर एपोप्टोसिस, ठीक। तो एपोप्टोसिस के लिए देयर आर वेरियस अदर फैक्टर, जैसे ऑक्सीजन है ना, कोरोना में क्या होता है, ऑक्सीजन बिल्कुल लंग में कम हो जाता है,
तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर में देखना मास स्केल पे लोगों को कैंसर निकलेगा, लेकिन ये कैंसर बनने में कितना टाइम लगता है। जैसे आज हुआ किसी को कोरोना, एटलीस्ट 6 मंथ टू 8 मंथ के बाद इनको कैंसर स्टार्ट होगा, एंड देन 1 ईयर में इनका डिटेक्शन होगा। अगर किसी को कोरोना हुआ है, पॉजिटिव रहा है, तो इट मे बी रेयर केस। ये मैं कह रहा हूँ रेयर केस हो सकता है, या रेयर केस हो सकता है। तो साइंटिस्ट हो तो डिस्कशन तो कर ही सकते हैं। तो अगर कोई पूछे म्यूटेशन इन P53 अबॉलिश जीवन चेक पॉइंट कंट्रोल, हाउ, व्हाट विल बी योर आंसर? कैसे कहोगे? कैसे जीवन को कंट्रोल करता है? वो तो याद ही हो गया होगा। सर फॉस्फोरिलेटेड होगा। फॉस्फोरिलेटेड होगा तो वो सेल साइकिल आगे परसू होगा, और नहीं होगा तो वो सेल अरेस्ट और एपोप्टोसिस। राइट। ये कल हमने डिस्कस करके छोड़ दिया था कि इफ देयर इज म्यूटेटेड P53 देन DNA डैमेज, सेल साइकिल एबनॉर्मलिटी, हाइपोक्सिया, है ना, all these are the condition, and cell cycle continue and cell become cancers because there is no arrest of the cell cycle. And if normal P53 is there, DNA damage, cell cycle abnormalities, hypoxia, P53, तो DNA repair, cell cycle arrest, DNA repair, cell cycle restart. Otherwise they are undergoing apoptosis. तो इतना तो एकदम अच्छे से याद हो गया, पॉलिश कर करके एकदम अच्छे से याद हो गया, राइट? यस सर। चलो, तो DNA damage, how the DNA damage can be occur? DNA can be damaged by the gamma irradiation, or there are maybe many chemicals or sometimes, है ना, cancer causing agents, drugs that leads to activation of certain काइनेजेज। कौन सा काइनेज एक्टिव हुआ? ATM। कल से हम ATM की बात कर रहे हैं, ATM ETR। तो DNA डैमेज हुआ गामा रेडिएशन की वजह से, देन देयर इज एक्टिवेशन ऑफ ATM। दिस इज आल्सो काइंड ऑफ काइनेज। ATM क्या है? काइनेज है, ठीक है। ATM क्या है? काइनेज। हाँ, ये और इसके अगर म्यूटेशन हो जाए तो दिस इज कॉजिंग एटेक्सिया टेलेंग। ये कई बार CSIR में पूछ चुका है, CSIR, ICMR, DBT कई बार ये पूछ चुका है। व्हाट इज एटेक्सिया टेलेंजेक्सिया? हिंदी में तो कितना आसान होता है। एटेक्सिया टेक्सिया। ओके, फॉस्फोरिलेशन ऑफ P53 एटेक्सिया टेलेंटेक्सिया। तो इन लोगों ने ये देखा कि P53 एक्चुअल में काम कैसे करता है। ये उसकी एनालिसिस है। ये देखो, जीन सीक्वेंसिंग करी हुई है। अगर ये कभी ग्राफ भी आपको दे सकता है ना, कि इसकी एनालिसिस करो। तो चलो, ये तो एक्चुअल में जीन सीक्वेंस है, ये नंबरिंग है, ये जीन कहाँ पे है, लोकेटेड है। एंड देन इट वाज फाउंड दैट देयर इज ए N टर्मिनल एंड C टर्मिनल। कौन सा? N टर्मिनल, C टर्मिनल। N टर्मिनल में ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन डोमेन, जो कि इसको कह रहे हैं MDM2 बाइंडिंग। नाम याद रखना, MDM2 का नाम पूछ चुका है CSIR में। MDM2 बाइंडिंग, देन ये भी हमने बोला था ना कि वायरसेस अटैक करते हैं। वायरसेस किस जगह पे अटैक कर रहे हैं? देखो, सेकंड पोजीशन पे। फर्स्ट था MDM2 बाइंडिंग,
सेकंड है E6 E1 भी बाइंडिंग, थर्ड है SB40 बाइंडिंग। तो ऐसा नहीं कि हर जगह वो डैमेज करते हैं आकर के, जैसे आपके दिमाग में अभी बन गया होगा कि SB40 आया तो RB या P53 को उसने डैमेज कर दिया। डैमेज कहाँ किया? कोई साइट है, उसको कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। छह सात आठ गिलास पानी खत्म हो जाता है 2 घंटे के लेक्चर में। वाटर का भी बड़ा रोल है पढ़ाने में, वाटर, टी। ये देखो, ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स है जहां पे ये अटैक करता है। एंड देन टेट्रामेराइजेशन डोमेन, नॉन स्पेसिफिक डीएनए इंटरेक्शन। ओके, the most important protein related to cell cycle control is induced by P53 is cyclin kinase inhibitor. Cyclin kinase inhibitor नोट कर लो, cyclin kinase inhibitor CKI। CKI का नाम क्या है? P21। और P21 अगर एक्टिव हो गया तो P53 होके तो एक्टिव हो गया P21। P21 इज इनहिबिटर। इनहिबिटर है तो किसको इनहिबिट करेगा? इनहिबिट साइक्लिन, G1 साइक्लिन, G1 साइक्लिन, ठीक है, CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। हाँ, इसको इनहिबिट करेगा। G1 साइक्लिन को कहते हैं CDK साइक्लिन। तो CDK साइक्लिन तो बनता ही है, उसमें साइक्लिन नाम हो स्पेसिफिक तो बताएं, सिंपल बोल देते हैं G1 साइक्लिन। वैसे आपको पता ही है इसमें साइक्लिन D का लेवल बहुत हाई होता है ना। अब ये P21 का लेवल हाई है तो क्या हुआ? G1 साइक्लिन अरेस्टेड, ठीक है, G1 साइक्लिन इनहिबिटेड। क्या लिखोगे? इनहिबिटेड। और जैसे अब जब ये इनहिबिट हुआ तो अब डीएनए रिपेयर स्टार्ट हो जाएगी, डीएनए रिपेयर स्टार्ट। जैसे डीएनए रिपेयर ओके हो गई, अब P21 लेवल फॉल्स, P21 लेवल फॉल्स। P21 क्या है? CKI। क्या है P21? दिस इज CKI। CKI फॉल्स, फॉल्स हो गया तो अब G1 साइक्लिन इज नॉट इनहिबिटेड एंड देन सेल प्रोग्रेस इनटू द S फेज। यहां पे क्या था? G1 फेज में हाल्टिंग हो गई थी, हाल्ट हो गया था। अब इसको टाइम मिल गया डीएनए रिपेयर का। एक नई चीज हमने पढ़ी, अभी तक हमने आरबी का रोल पढ़ा था, अब हम किसका रोल पढ़ रहे हैं? P53 का, कि हाउ द P53 इज गोइंग टू कंट्रोल द सेल साइकिल। कैसे कंट्रोल करता है भाई बताओ? दे आर इंड्यूसिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ P21, CKI P21। अब ट्रांसक्रिप्शन P21 का हाई हो गया तो अब ये कंट्रोल हाल्ट कर देगा G1 साइक्लिन का, ठीक है, G1 साइक्लिन को हाल्ट कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो G1 स्टेज में हाल्टिंग हो जाएगी, डीएनए रिपेयर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे डीएनए रिपेयर अच्छा हो गया फिर P21 लेवल फॉल्स और देन सेल एंटर इनटू द डिक्रीज S फेज। हाँ, P21 का लो लेवल का होना जरूरी है, तो लो लेवल ही बताता है, सेंस करता है कि डीएनए इज रिपेयर। नाउ यू कैन एंटर इनटू द S फेज। सर डीएनए डैमेज अगर जो होगा तो P53 का लेवल ज्यादा होगा। हाँ, डीएनए डैमेज हो तो P53 लेवल का तुरंत बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा। इसलिए बहुत ठहर ठहर के बता रहा हूँ। कितना क्लियर हो अच्छा? थक तो नहीं गए? बोर तो नहीं हुए? सर अब बस हो गया, बस पर मजा आया। लेकिन कल इसके भी ज्यादा मजा आया था, कल तो बेसिक था और एक एफडीपी करा रहे हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसमें तुम लोग पार्टिसिपेट कर लेना,
ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यूएस के हमारे एक प्रोफेसर हैं, है ना, तो आफरीन तुम अपने लिए बात भी कर सकती हो उनसे, है ना, अपनी पीएचडी के लिए। प्रोफेसर कालिदास शेट्टी हैं, बहुत ही नाइस प्रोफेसर है नॉर्थ डकोटा यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो बोलेंगे कि आप मतलब जीआरई या टोफेल दो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में वहां पे तो नॉर्थ डकोटा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देख लेना कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो उनके अंदर पोजीशन होगी तो बुला लेंगे, वो कोई इश्यू नहीं है। हाँ। तो अब हम बच्चों कल पढ़ेंगे रोल ऑफ MDM2। ये क्या है? यूबिक्विटिन प्रोटीन लाइगेज, ठीक है ना। तो P53 जैसे पूछ रही थी अर्चिका कि अगर P53 को एक्सप्रेस कर दिया जाए तो देन व्हाट विल हैपन, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि अगर P53 म्यूटेटेड है देन उसमें अगर डाल दें किसी नॉर्मल सेल में तो हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो एक्चुअल में ये डिग्रेड होता है सम टाइम, P53 का लेवल हमेशा एक जैसे नहीं होता है। द लो लेवल इज बिकॉज ऑफ डिग्रेडेशन, कंटिन्यूस डिग्रेडेशन होता है बिकॉज ऑफ this proteasomal degradation mediated by E3 ubiquitin protein ligase, that is MDM2। इसीलिए मैंने कहा था MDM2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना, ये पिक्चर के जैसे खलनायक होते हैं वैसे MDM2 है, बहुत सारे खल है ना, MDM2 है खलनायक, तो याद रखना, है ना। तो डीएनए डैमेज हुआ तो P53 जी इंड्यूस, इनका लेवल हाई हो जाएगा, तो देन दे आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। और अगर एक्यूमुलेटेड हो गए तो ऐसा नहीं इमीडिएटली डिग्रेड हो जाएगा, सेल न्यूक्लियस में रहेंगे एंड दे आर चेंजिंग वर्किंग थ्रू पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, फास्फोरिलेशन, एस्टाइलेशन, टीसी। दीज आर द केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द MDM2। और MDM2 अगर P53 को बाइंड किया तब प्रॉब्लम है, तो इसको प्रिवेंट करना होता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या करना होता है, क्योंकि MDM2 क्या हो रहा है, ये डिग्रेड कर देता है P53 को जब डीएनए रिपेयर है। डीएनए डैमेज है तो MDM2 को हटना चाहिए वहां से, है ना, क्योंकि अगर वो बाइंड किया रहेगा तो उसको तोड़ता रहेगा। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि डीएनए अगर प्रॉब्लम में है, डैमेज हुआ है, तो हाउ द P53 वर्किंग एज ए प्रो एपोप्टोटिक फंक्शन। तो ये CSIR में एक बार इसने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ दिया था, हाउ P53 वर्किंग एज ए pro apoptotic function to avoid serious damage to DNA। तो इसका जवाब कल आप लोग देना कि हाउ, नोट कर लो, हाउ P53 परफॉर्म pro apoptotic functions in the case of serious DNA damage। तो आगे का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है है ना। हम MDM2 की कहानी पढ़ेंगे। और देखो अभी इस पॉइंट पे हमको पढ़ाना था टू हिट हाइपोथेसिस, बट पहले ही पढ़ा दिया, आप लोगों ने क्वेश्चन किया, हमने पहले ही पढ़ा दिया इसको। तो अब एक्चुअल में अब ये आपके दिमाग का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ कि हाउ द ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्चुअली एक्ट्स इन द नॉर्मल सेल एंड हाउ दे आर एक्टिंग इन द कैंसरस सेल। ये नेचर का वो डायग्राम है जिन्होंने दिया था कवर पेज पे, वो मैंने उठा लिया। तो मैंने देखा ये ना RBP, ये क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम में नहीं होते, दे आर लोकेटेड इन वेरियस क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम नंबर में नोट करके लिया है ना, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। RB ये पूछा हुआ है किस क्रोमोसोम पे, 13, P53 17, इनका 9, BCL2 18, ये याद कर लेना, NM23 17, ब्रैक 17, APC 5। RB का क्या फंक्शन है, सेल साइकिल, P53 का डीएनए रिपेयर और एपोप्टोसिस, ठीक है ना। इनका 4 सेल साइकिल, P53 फंक्शन, BCL2 एपोप्टोसिस एंड NM23 मेटास्टेसिस, ब्रैक डीएनए रिपेयर, एपीसी सेल लैंग्वेज। लोग ना मजाक समझते हैं, मतलब CSIR का अगर आप मैच्योर हो गए हो
तो ट्रेनिंग लेने में क्या दिक्कत है, नदी में तैरना नहीं आता है और डुबकी मार दी कि यार चलो पानी है हल्का है हम निकल आएंगे, पता चला फंस गए जब फिर क्या होगा, तैरने आता नहीं तो जान जाएगी। इसी तरह से शहर का एक बड़ा रिस्की एक लाइफ है। अगर आपको अच्छे से नॉलेज है देन यू कैन क्वालिफाई एंड यू कैन टेक लीड इन द लाइफ। और आपकी अगर गाड़ी अटक गई जीआरएफ में ही तो P53 की तरह प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको ना थोड़ा मेहनत बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत करो, पढ़ो, मेरे साथ डिस्कस करो, क्वेश्चन पूछो, मीनिंग निकालो, कोई भी चीज देखते हो उसकी मीनिंग निकाल के दिमाग में डालो, उसकी मीनिंग दिमाग में डालो, कॉपी में भी डालना है बट दिमाग में। तो ये सबसे अच्छा कार्टून मुझे मिला जिसमें ये स्टॉप बना हुआ है। स्टॉप का मतलब है ट्यूमर सप्रेसर जीन, और आंकोजीन क्या है, हरी और लाल बत्ती का इंडिकेटर है रोड पे। ठीक है, तो जैसे लाल बत्ती जलती है तो ब्रेक लग जाता है, कोई गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, और ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो जाएगी G0 से G1 फेज में। और इसको डिसाइड करता है स्टॉप वाला बोर्ड जो पुलिस वाले लगा के बैरिकेड खड़े रहते हैं। रिपेयर जीन सिंथेसिस मैटर, बहुत अच्छा कार्टून है। ऐसे लाइफ में कार्टून सोचा करो कुछ बनाने का, कि कुछ पढ़ा तो कुछ ऐसा फ्लो चार्ट बना दें। आफरीन का बड़ा अच्छा लगता है, फ्लो चार्ट के बारे में सोचती रहती है, क्या फ्लो चार्ट है, क्या लाइन है, क्या कंक्लूजन है, ये जरूर सोचना चाहिए। जो पढ़े हैं उसकी मीनिंग क्या है, कंक्लूजन क्या है ना। तो अब हम कल और अपना सिर फोड़ेंगे रिगार्डिंग BCl2 मिक तो बहुत सारी भी कहानी है, अभी घबरा नहीं जाना। नोट्स एंड हाइपोथेसिस पहले ही पढ़ा दिया, लॉस ऑफ हेटेरोजेनिटी पढ़ा दिया, ठीक है। और मैंने बहुत सारा क्वेश्चन अभी रखा है, प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम देते रहो। वायरस फैमिली को नोट करके रखा कि भैया कौन कौन से वायरस, जैसे SV40 कौन सा वायरस ट्यूमर काज करता है, नन ये प्रोटोऑन्कोजन को कन्वर्ट तो कर देता है ऑन्कोजन, बट ट्यूमर नहीं कॉज करता। एडिनो वायरस नन, पैपिलोमा वायरस यस, कार्सिनो सर्वाइकल कार्सिनोमा। तो आजकल लेडीज में सर्वाइकल बहुत हो रहा है, सर्वाइकल कार्सिनोमा, ठीक है ना। तो वो पैपिलोमा वायरस है। वायरस कहाँ से आ रहा है, इन्फेक्शन से। तो क्या पहनोगे, मास्क, मास्क पहनोगे, कोई कार्सिनोमा नहीं होगा। हर्पीस वायरस ये देखो बहुत खतरनाक वायरस। हेपेटाइटिस C ऑलरेडी जानते हो लीवर को खराब करता है, ये लेकिन RNA है। रेट्रोवायरस, अच्छा ये तो कोरोना वायरस DNA वायरस है कि RNA वायरस? RNA, ये RNA वाले हैं कोरोना, ठीक है, ये पता था आपको। हेपेटाइटिस B लीवर, हेपेटाइटिस C लीवर। तो C वाला जो है ना अलग वैक्सीन लगती है, B वाला अलग वैक्सीन लगती है। क्यों? क्योंकि ये DNA का है और ये RNA का है। तो ये इससे बड़ी हॉस्टल में हमारे बड़ा इन्फेक्शन एक बार फैला था 2001 में, बहुत भयंकर। उस समय ये टीका सबको लगा था, मुझे भी लगा है। तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, कौन सा साइंटिस्ट में देखूंगा, SV40 परमिसिव सेल और नॉन परमिसिव सेल। इस पे बड़ा लंबा चौड़ा सेशन में क्वेश्चन पूछा जो बड़ा ही सिंपल लगा। परमिसिव सेल है तो वायरस रेप्लिकेशन किया तो सेल डेथ हो गई। नॉन परमिसिव सेल में रेप्लिकेशन ब्लॉक, क्योंकि P53 एक्टिव थी उसमें। SV40 ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर पाया, लेकिन अगर मॉडिफाई किया तो सेल ट्रांसफॉर्म होगी, कैंसर सेल बनेगा। तो होता छोटे चीज, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना होता है। तो हम पढ़ेंगे कल बाद में, क्योंकि ये दिया हुआ है स्पेशली आपके सिलेबस में कि वायरस रिलेटेड जो वो है कैंसर, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ये पैपिलोमा वायरस का भी हमने नोट कर लिया है, है ना। E6, E2 ये सारा हमने नोट किया हुआ है। सब रेडी है मटेरियल, एक्सपेरिमेंट रेडी है, चूहे रेडी हैं मैं भी रेडी हूँ। और बस आप कल पढ़ेंगे, हम तो कंक्लूडिंग कर रहे थे। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच।